हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीसी मैथ क्लासेज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए, चौथा क्वेश्चन है। इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को इससे पहले वाली वीडियो में हल कर लिया था, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है वो वहाँ से चेकआउट कर सकता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, दो धन पूर्णांक a तथा b जहाँ a बराबर x³ y² तथा b बराबर x y³ के रूप में लिखे जा सकते हैं, जहाँ x और y अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनका आपको लैसे ज्ञात करना है। तो चलिए इनका लैसे ज्ञात कर लेते हैं। तो आपको एक संख्या दी हुई है a, जिसका मान दिया है x³ y² तथा दूसरी संख्या दी हुई है b, जिसका मान दिया हुआ है x y³। तो आपको a और b का क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। तो किसी भी संख्या का या फिर किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? हम अधिकतम घात देखते हैं और अधिकतम घात को लेते हैं। तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है? x की 3 और यहाँ पर कितनी है? 1। तो अधिकतम घात कौन सी है दोनों में से? 3। तो हम 3 को लिख लेंगे। इसी प्रकार से y और y, यहाँ y² है, यहाँ y की घात 3 है, तो बड़ी घात कौन सी है? y की घात 3। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? x³ इंटू y³ आंसर। याद रखना है आपको, एलसीएम में बड़ी घात लेनी है। जैसे कि x है तो इसमें से बड़ी घात 3 और यहाँ पर y में से बड़ी घात कितनी है? 3। तो अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, बहुपद 2x³ माइनस 3x² प्लस 6x प्लस 7 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त बहुपद x² माइनस 4x प्लस 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि ये जो आपको बहुपद दे रखा है, इसमें हम कितना जोड़े? मान के चले इसमें हम जैसे कि 4x जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 4x जोड़ने पर जब हम इस राशि से इसमें भाग देंगे, 4x जोड़ने पर जब हम इस राशि का भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो जैसे कि मैंने 4x जोड़ा था, तो हमें यही चेक करना है कि हमें इसमें कितना जोड़ना है। तो देखिए, आंसर नंबर 5 है, बहुपद px बराबर मान लेते हैं, कितना दिया हुआ है? 2x³ माइनस 3x² प्लस 6x प्लस 7। अब मैं मान लेता हूं, माना px में a जोड़ने पर प्राप्त नया बहुपद। तो मैंने मान लिया है कि मैं px में a जोड़ रहा हूं, ठीक है। तो नया बहुपद क्या आएगा हमारा? px डेक्स कह देता हूं इसको, 2x³ माइनस 3x² प्लस 6x प्लस 7 और मैंने इसमें जोड़ दिया a। तो उसने यही कहा था हमसे सवाल में, कम से कम क्या जोड़े? तो मैंने कम से कम a जोड़ दिया है। तो a जोड़ने पर जब हम इसका भाग देंगे तो शेषफल कितना आना चाहिए? 0। तो देखिए, तो बहुपद gx बराबर कितना दिया हुआ है? x² माइनस के 4x और प्लस के 8। तो चलिए भाग देते हैं। तो हमने 2x³ माइनस 3x² प्लस 6x प्लस 7 प्लस a, इसमें भाग देंगे हम x² माइनस के 4x प्लस 8 का। तो पहले पद का पहले पद में भाग देंगे, तो 2x³ में हम भाग देंगे पहले पद x² का। तो 2 घात से 3 घात कैंसिल हो जाएगी, 1 घात बचेगी, क्योंकि इसे आप जब ऊपर ले जाओगे माइनस की हो जाएंगी और गुणा में घातें जुड़ती हैं, माइनस का चिन्ह तो कट जाएंगी, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। तो हमारे पास 2x आ गया। 2x को यहाँ लिख देंगे, बारी बारी से गुणा करेंगे तीनों से। तो 2x का गुणा x² से करेंगे, 2x³ आ जाएगा आपके पास। 2 एकम 2, 1 घात और 2 घात कितनी घात हो जाएगी? 3। ये प्लस का है, ये माइनस का है, किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। 2 चौक के 8, x का गुणा x से करेंगे तो x² प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस 2 अट्ठे 16 और x का क्या आ जाएगा? x। चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस माइनस। प्लस माइनस की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। प्लस के 8 बढ़े, 8 में से 3 गए तो कितने बच जाएंगे आपके पास? 5x²। माइनस के 16 बड़े हैं, प्लस के 6 हैं, 16 में से 6 घटाएंगे तो माइनस के 10x बच जाएगा। शेष उतार लेंगे, कितना है? 7 और a।
तो मैंने यहाँ पर 7 और ए उतार लिया। अब इसका पहला पद है 5x², इसमें भाग देंगे इसके प्रथम पद का x² से, तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 5, प्लस के यहाँ लिख देंगे। अब +5 का जब आप गुणा करोगे इन तीनों से तो यहाँ रखते हुए चलेंगे, समान घात के नीचे समान घात वाला पद, तो 5 का x² से करेंगे 5x² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 चौक 20, 20x, अब 5 का गुणा 8 से करेंगे 5 अट्ठे 40, चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। तो 20 में से 10 गया तो कितना बच जाएगा 10x, क्योंकि प्लस के बड़े हैं तो प्लस का आएगा, माइनस के 40 हैं और प्लस के 7 हैं तो सीधी सी बात है माइनस के बचेंगे, 40 में से 7 गए तो 33 प्लस a। अब 10x में आपको भाग देना है किसका, x² का। अब देखिए आपके पास बचेगा 1x से 1x कट जाएगी 10/x, या फिर आप कह लीजिए यहाँ घात भाजक की जो है वो बड़ी है किससे, आपके शेषफल से, तो अब भाग नहीं जाएगा। अब उसने कहा था आपसे सवाल में से पूर्णतः विभाजित हो, तो ये पूर्णतः विभाजित होने के लिए शेषफल कितना आता है 0, तो इसके बराबर में क्या रख देंगे 0, क्योंकि उसने कहा है सवाल में पूर्णतः विभाजित हो, शेषफल 0 आना चाहिए, उसने शेषफल 0 दिया हुआ है और यहाँ पर भी शेषफल है, तो दोनों शेषफल के माने बराबर कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 10x - 33 प्लस a बराबर 0, हमने क्या जोड़ा था कम से कम a, तो हम a का मान निकालेंगे यहाँ से, तो a बराबर प्लस के 10x हैं उधर ले जाइए माइनस के 10x हो जाएंगे, माइनस के 33 हैं उधर ले जाएंगे किसके हो जाएंगे, प्लस के 33 हो जाएंगे। तो हमें इस बहुपद में कितना जोड़ना पड़ेगा, a की जगह माइनस के 10x प्लस 33। यदि हम ये इतना जोड़ देते हैं और फिर से हम इससे भाग देंगे तो यहाँ आंसर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा आपका 0। चलिए मैं आपको निकाल के बता देता हूँ इसे भी, जिससे कि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। तो मैं यही साइड में कर देता हूँ इसे। तो देखिए मैं यहीं जोड़ रहा हूँ a की जगह, कितना जोड़ना है मुझे, माइनस के 10, तो माइनस के 10x और प्लस के 33 जोड़ रहे हैं, तो प्लस करोगे तब भी आपका ये माइनस आएगा, ये क्या आएगा प्लस आएगा। तो पहले इसको हल कर लेते हैं हम px डैश को, तो ये हो जाएगा 2x³ माइनस 3x² प्लस के 6 हैं और माइनस के 10 हैं, तो 10 में से 6 गए तो 4 बच जाएंगे माइनस के, प्लस के 33 और प्लस के 7, 33 और 7 कितना हो जाएगा आपके पास 40। अब आप भाग दीजिए 2x³ माइनस 3x² माइनस के 4x प्लस 40 में किसका भाग देना हमें वापस से, इसी gx का, x² माइनस के 4x प्लस के 8। तो हमें चेक करना है भाग देने के शेषफल 0 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो इसका भाग देंगे तो भाई 2x आएगा आपके पास, 2x का गुणा x² से करेंगे, 2x³ प्लस माइनस माइनस 2 चौक के 8 x², तो ये हो जाएगा 8x² और 2 अट्टे 16, ये हो जाएगा आपका 2 अट्टे 16। ये माइनस प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, प्लस के बच जाएंगे 5x² माइनस के 4 और माइनस के 16, ये हो जाएगा आपके पास 16 और 4 20, 20x और प्लस के 40। प्लस के 5x² में भाग देंगे तो प्लस के 5 बच जाएगा, 5 का गुणा करेंगे तो 5x² प्लस माइनस माइनस 5 चौक 20, 20x और 5 अट्ठे कितना हो जाएगा आपके पास 40, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस के कैंसिल, प्लस माइनस के कैंसिल, प्लस माइनस के कैंसिल, तो शेषफल कितना आ गया 0। अतः हमें a बराबर कितना जोड़ना है इसमें, माइनस के 10x और प्लस के 33। ये क्वेश्चन नंबर 5। छठा क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए बच्चों छठा क्वेश्चन है, x और y के मान ज्ञात कीजिए जब 2/x प्लस 3/y बराबर 13 और 5/x माइनस 4/y माइनस के 2। तो देखिए पहला समीकरण है 2/x प्लस 3/y बराबर 13 और दूसरा दिया हुआ है 5/x माइनस के 4/y बराबर माइनस के 2। तो ध्यान से देखिए मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 1/x, इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3 गुणा 1/y बराबर 13, इसी प्रकार इसे लिख देंगे
5 गुणा 1/x 4 गुणा 1/y बराबर -2। क्यों लिख सकते हैं आप चेक करिए, 2 एकम 2, फिर से 2/x प्राप्त हो जाएगा, 3 एकम 3, 3/y, 5 एकम 5, 5/x और 4 एकम 4, 4/y। तो वही राशि हमें प्राप्त हो जाएगी, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब लिखना क्यों है, जैसे कि हमारा सवाल अच्छे से समझ में आए और सरल हो जाए। तो मैं 1/x बराबर मान लेता हूँ, माना 1/x बराबर मैंने a मान लिया और 1/y बराबर मैंने b मान लिया। तो 1/x जहाँ पर भी है इन दोनों समीकरण में a रख देंगे उसकी जगह, और जहाँ 1/y है वहाँ कितना रख देंगे b। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 13, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हो जाएगा 5a माइनस 4b बराबर -2, समीकरण नंबर 2। अब ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि ये हमारे समीकरण कैसे होते हैं, रैखिक समीकरण होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन जब आप x को ऊपर ले जाओगे तो घात किसकी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और जब भी किसी भी बहुपद की घात माइनस की होती है या फिर अपूर्ण संख्या जैसे कि बटे है 2/5 होती है, तो क्या नहीं कहलाते, हमारे बहुपद नहीं कहलाते। इसलिए हमें 1/x बराबर क्या मानना पड़ेगा, a। क्यों मानना पड़ेगा, जिससे कि आपके क्या बन जाए, दो चर वाले रैखिक बहुपद, सॉरी दो चर वाले रैखिक समीकरण बन जाए। तो अब आप इसे विलोपन विधि से हल कर सकते हो, या फिर आप वज्रगुणन विधि से, या फिर प्रतिस्थापन विधि से, आपकी मर्जी है। मैं विलोपन से करा देता हूं। तो विलोपन विधि क्या होती है, गुणांकों को समान करने वाली। तो मैं यहाँ पर b के गुणांक समान करूंगा, तो इसमें से मैं 4 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर 3b है और यहाँ पर कितना है 4b। तो 4 का इसमें गुणा कर देंगे, 3 का इसमें गुणा कर देंगे। तो मैं 3 का इसमें गुणा कर देता हूँ और 4 का कर देता हूँ इसमें गुणा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 4 तिया 12b प्लस 13 चौक 52। और इसी प्रकार से यहाँ गुणा कर देते हैं, 3 से, 3 पंजे 15 माइनस 3 चौक 12 बराबर 3 दूनी 6। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3 और ये हो गया समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 और 4 में आप ध्यान से देखिए, 12b और 12b, हमारा b का मान कैसा हो गया, समान। तो माइनस के चिन्ह और यहाँ प्लस का चिन्ह उल्टे चिन्ह दे रखे हैं पहले से, तो लिख देंगे जोड़ने पर। समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, तो चलिए जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 8a प्लस 12b बराबर 52, 15a माइनस 12b बराबर -6। जोड़ने पर कभी भी चिन्ह नहीं बदलते हैं, केवल घटाने पर चिन्ह बदलते हैं। तो प्लस माइनस के कैंसिल, 15 में से 8 गए, सॉरी 15 और 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 23a बराबर 52 में से 6 कट जाएंगे क्योंकि माइनस का है, तो कितना बच जाएगा 46। 23 गुणा में भाग में जाएगा, तो 46 बटे हो जाएगा 23। 23 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास 46। तो a बराबर कितना आ गया 2। अब a का मान हम समीकरण नंबर रख देते हैं 1 में, सॉरी 3 में, या फिर 4 में, या फिर 1 में, या फिर 2 में। तो मैं 1 में रख देता हूँ। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है 2a, तो 2 गुणा a का मान कितना है 2 रखेंगे, प्लस 3b बराबर 13। 2 दूनी 4 प्लस 3b बराबर 13। 4 प्लस के उधर ले जाएंगे, किसके हो जाएंगे माइनस के। तो 3b बराबर 13 में से 4 गए तो 9, 3 से काट देंगे, 3 तिया 9, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब हमारे पास a और b का मान आया है, लेकिन सवाल में किसका मान पूछा था, x और y का। तो आप ध्यान दीजिए, मैंने माना था 1/x बराबर a। तो a का मान कितना है 2, 2 रख देंगे, x को यहाँ पहुंचा देंगे, 2 को यहाँ क्रॉस गुणा करके, तो 2 यहाँ जाएगा तो 1/2, यहाँ कितना आएगा x। तो x बराबर कितना आंसर आ जाएगा 1/2। ये आपका पहला आंसर आ गया। इसी प्रकार से y को निकालेंगे 1/y, तो y की वैल्यू कितनी आई थी, b की वैल्यू 3, तो 3 यहाँ जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1/3 आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, दो प्राकृत संख्याओं का अंतर 5 है तथा उनके प्रतिलोमों का अंतर 1/10 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। मान लेते हैं, माना दो
प्राकृत संख्याएं क्रमशः x व y हैं। तो प्रथम शर्त क्या कहती है कि दो प्राकृत संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना है 5। तो उसने दिया हुआ था दो प्राकृत संख्याओं का अंतर कितना है 5। यदि यहाँ से हम x का मान निकालें तो 5 माइनस के वाई उधर ले जाएंगे, किसके हो जाएंगे प्लस के। तो x बराबर आ गया मान 5 प्लस वाई। अब वो कह रहा है उन संख्याओं के प्रतिलोमों का अंतर। प्रतिलोम का अंतर, प्रतिलोम का मतलब होता है उनका उल्टा। उल्टे का मतलब होता है 1 के बटे में ले जाना। आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा प्रथम प्रश्नावली में गुणात्मक प्रतिलोम। तो चलिए प्रतिलोम करते हैं। प्राकृत लिख लेते हैं दोनों प्राकृत संख्याओं का प्रतिलोम क्रमशः 1/x व 1/y है। ठीक है। तो दूसरी शर्त कोई आपको ध्यान से देखना है। इसी में आपको थोड़ा सा चक्कर दे रखा है घुमा के। वो क्या दे रखा है मैं आपको समझा देता हूँ। प्रतिलोमों का अंतर, तो इन दोनों का प्रतिलोमों का क्या करना है अंतर। कितना दे रखा है 1/10। लेकिन ये चीज आपकी गलत है। गलत क्यों है मैं समझाता हूँ। जैसे कि मान के चलिए आपने दो प्राकृत संख्याएं x और y मानी थी, तो x y की जगह जैसे कि मैं एक बार मान के चलता हूँ कि पहली संख्या 5 है और दूसरी संख्या 10 है। अब आप कहोगे सर आपने पहली 5 क्यों ली है, दूसरी 10 क्यों ली। आप पहले 10 भी तो ले सकते थे। ले सकते हैं, उस तरीके से भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा आपका डाउट। बस आप ध्यान दीजिए कि जैसे कि 5 और 10 है। अब यहाँ आप पहली शर्त के अनुसार देखिए 5 में से 10 घटाइए तो माइनस की संख्या बचेगी 5, जबकि हमारे पास अंतर कितना है प्लस का है और आ कितना रहा है माइनस का है। ठीक है। तो हमारी पहली शर्त गलत हो गई। अब यहाँ रखिए आप इन्हीं मानों को, मैं इससे भी कराऊंगा। पहले आपको 10 मानूंगा फिर इसको 5 मानूंगा। बस आप देखते जाइए। 1/x, x का मान मैंने 5 माना था, माइनस 1/y का मान मैंने 10 माना था, बराबर 1/10। इसको तो आप फिलहाल भूल ही जाइए। अब आप 5 का भाग दीजिए 1 में, तो पॉइंट लगा के 5 दूनी 10, 10 का भाग देंगे 0.1। यहाँ आप जब घटाओगे तो प्लस के पड़े हैं तो प्लस की बचेंगे कितना 0.1 बचेगा। तो ये शर्त तो हमारी सही आ रही है इस तरीके से, क्योंकि जब बड़े में से हम छोटा घटा रहे हैं तो हमारा ये प्लस का बच रहा है और यहाँ ये 1/10 भी किसका है प्लस का। लेकिन यहाँ आप देखिए जब आप 5 में से 10 घटा रहे हो तो माइनस का आ रहा है। ये शर्त संतुष्ट नहीं है, जबकि समीकरण में हमारी दोनों शर्त संतुष्ट होनी चाहिए। अब मैं आपको उस तरीके से भी करा देता हूं। तो देखिए मैंने अब पहली संख्या 10 मान ली और दूसरी मान ली 5। तो अब मैं 10 में से 5 घटाऊंगा पहली शर्त के अनुसार तो 5 आएगा, प्लस का मान आ रहा है और यहाँ भी किसका है प्लस का। लेकिन अब आप यहाँ रखिए तो 1/x का मान 10 माइनस 1/y, y का मान कितना रखना है हमें 5। तो आप जब 10 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा निकल के आपके पास 0.1 और 5 का भाग देंगे तो 0.2। अब आप घटाओगे तो माइनस का 0.1 बचेगा आपके पास। अब आपकी दूसरी शर्त बिगड़ गई। ठीक है, दूसरी शर्त गलत हो गई आपकी। अब यहाँ माइनस का आ रहा है जबकि यहाँ मान किसका होना चाहिए था प्लस का। तो अब आपको क्या करना है, उसको तो आप ऐसे ही रहने दो। यहाँ क्या करोगे आप y में से x घटाना है आपको, केवल इतना ध्यान रखना है x में से y नहीं घटाना, आपको y में से x घटाना है। किस कारण से, वो दोनों कारण मैंने आपको बता दिए। अब जरूरी नहीं है आप संख्याएं 10 व 5 लीजिए, मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया। आप किसी भी संख्या से करोगे, 12-13 से करोगे, ठीक है, या फिर 13-12 से करोगे, तो इन दोनों में से एक शर्त आपकी अलग आएगी, गलत आएगी। या तो माइनस की, या तो ये माइनस की आएगी या इसका मान माइनस का आएगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस प्रतिलोम वाली शर्त में से दूसरी संख्या में से इस पहली वाली संख्या को घटाना पड़ेगा। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब आगे हल करते हैं इस सवाल को। तो लघुत्तम लेंगे y और x का, yx लघुत्तम आ जाएगा, बट इधर चल रहा है आपका बराबर में 1/10। y से y कैंसिल, x बचेगा, x एकम x से x कैंसिल, y बचेगा, y एकम y। क्रॉस गुणा कर दीजिए, 10 का गुणा x से करेंगे तो 10x, 10 का y से करेंगे तो 10y बराबर 1 का y x से करेंगे तो yx।
अब आपके पास x का मान 5 प्लस वाई आया था, तो x का मान आप 5 प्लस वाई यहाँ रखते जाइए। तो 10 x का मान रखेंगे 5 प्लस वाई माइनस 10 वाई बराबर वाई का वाई, और x का मान कितना रखेंगे 5 प्लस वाई। कुछ नहीं किया है, x का मान मैंने 5 प्लस वाई रख दिया है जहाँ जहाँ पर इस समीकरण में x था। गुणा करेंगे 10 पूरे 50, 10 का वाई से करेंगे 10 वाई माइनस के 10 वाई बराबर वाई का 5 से करेंगे तो 5 वाई प्लस वाई का वाई से करेंगे वाई स्क्वेयर। तो प्लस माइनस के कैंसिल हो गए, 50 बच गया आपके पास। यहाँ कितना है सीधा करके लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस के 5 वाई, ये प्लस के 50 है उधर ले जाइए, किसको हो जाएंगे माइनस के। तो द्विघात समीकरण बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5 वाई माइनस के 50 बराबर 0। पहले पद का और तीसरे का गुणा करेंगे, बीच वाले पद को दो भागों में तोड़ देंगे, गुणा करने पर कितना आना चाहिए माइनस के 50 वाई स्क्वायर। तो देखिए वाई स्क्वायर मैं ले लेता हूँ इसे प्लस के तो 10 वाई और माइनस के 5 वाई माइनस के 50 बराबर 0। देखिए 10 में से 5 गए तो 5 वाई बच जाएंगे आपके, प्लस के हैं तो प्लस के बच जाएंगे। जब आप गुणा करोगे 10 पूरे 50 आ जाएगा, माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस, वाई का वाई से करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर। इन दोनों पद में से और इन दोनों पद में से आप कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है मैं यही निकाल देता हूँ, वाई कॉमन आ रहा है तो वाई बचेगा प्लस यहाँ कितना बच जाएगा 10 माइनस यहाँ कितना कॉमन आ रहा है 5, वाई बच जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 का भाग देंगे 50 में 10 बार बराबर 0। तो एक तो कोष्ट इनमें से कॉमन आएगा आपका y प्लस 10 कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बच जाएगा y और यहाँ कितना बच जाएगा माइनस के 5 बराबर में क्या रह जाएगी 0। तो y प्लस 10 बराबर 0 करेंगे और y माइनस 5 बराबर 0 कर देंगे। प्लस के 10 हैं उधर ले जाइए माइनस के हो जाएंगे, और इसी प्रकार से आपके y बराबर माइनस के 5 है उधर ले जाइए प्लस के हो जाएंगे। तो इस 10 को तो हम छोड़ देंगे, माइनस का है ठीक है, क्योंकि उसने कहा था आपसे दो प्राकृत संख्याएं लेनी है। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं आपकी 1 2 3 4 5 6 7 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। तो माइनस वाली क्या होती हैं आपकी प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं, कौन सी होती हैं आपकी पूर्णांक संख्याएं। तो y का मान 5 आ गया, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान आप यहाँ रख दीजिए, इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 1 नाम। तो x बराबर 5 प्लस वाई का मान रखेंगे 5, तो x बराबर कितना आ गया 5 और 5 10 आंसर, और y बराबर 5 आंसर। तो हमारे पास संख्याएं ज्ञात करने के लिए पूछ रहा था, तो संख्याएं हो गई, एक तो 5 हो गई और एक हो गई 10। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है n के किस मान के लिए। तो सीधी सी बात है n का मान पूछ रहा है आपसे। दो समांतर श्रेणियों 63 65 67 तथा 3 10 17। तो समांतर श्रेणी लिख लेते हैं हम पहले, आंसर नंबर 8। तो पहली एपी दे रखी है आपको कितनी है 63 65 67 इस प्रकार से। तो इसका प्रथम पद हो जाएगा 63, डी का मान निकालेंगे 65 माइनस 63 बराबर बच जाएगा 2। दूसरी एपी दे रखी है 3 10 17, इसके प्रथम पद को ए डैश मान लेते हैं 3, और इसके सार्वंतर को डी डैश मान लेते हैं 10 माइनस 3, 10 में से 3 गए तो 7। अब वो कह रहा है इन दोनों श्रेणियों के nवे पद समान है। तो nवा पद क्या होता है an, तो इस श्रेणी का हो जाएगा an डैश और इसका nवा पद हो जाएगा an। चूंकि यहाँ लिख देते हैं प्रश्न अनुसार। तो इस श्रेणी का nवा पद और दूसरी श्रेणी का nवा पद दोनों कैसे हैं बराबर। उसने कहा है सवाल में कि nवे पद कैसे होंगे समान होंगे। तो an इस श्रेणी का an निकालेंगे, कैसे निकालते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस श्रेणी का nवा पद निकालेंगे
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बस डैश लगा दिया। तो ए का मान रखेंगे 63 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान रखेंगे 2, ए डैश का मान रखेंगे 3 प्लस एन माइनस वन और डी डैश का मान रखेंगे 7। तो इसको हल कर लेते हैं। 63 प्लस 2 का गुणा एन से करेंगे 2n, 2 एकम 2, 3 का 3 रहेगा, प्लस 7 का गुणा एन से करेंगे 7n और 7 एकम 7। 63 में से 2 गए तो 61 बच जाएगा, प्लस के 2n बराबर, तो 7n का तो 7n रहेगा, माइनस के 7 हैं प्लस के 3 है, तो माइनस के 7 में से 3 गए तो 4। n वाली राशि एक तरफ कर लीजिए, तो 2n प्लस के 7n इधर ले आएंगे, माइनस के 4 हैं, प्लस के 61 है उधर ले जाइए, माइनस के 61, तो माइनस के 7 में से 2 गए तो 5, माइनस के बच जाएंगे, 61 और 4 कितना हो जाएगा, माइनस के 65, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, 5 गुणा में किस में चला जाएगा, भाग में, तो हो जाएगा 65/5, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो n बराबर कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, 13। तो n का मान 13 के लिए इन दोनों श्रेणियों के nवें पद क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 9, एक समांतर श्रेणी के सभी 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है आपको, जिसका मध्य पद 30 है। थोड़ा डिफरेंट जरूर लग रहा है आपको सवाल, लेकिन सवाल बहुत सरल है। तो उसने कहा है एक समांतर श्रेणी के 11 पदों का योग, तो S11 पदों के योग को किससे लिखते हैं, S11 से। क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, S11 ज्ञात करना है। अच्छा, किसी भी श्रेणी के 11 पद कौन कौन से होते हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 और A11। तो 11 पदों की कहा था, तो मैंने श्रेणी के 11 पद ले लिए, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 और A11। अब उसने कहा है इस श्रेणी का मध्य पद, जिसका मध्य पद 30 है। तो मध्य पद देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो मैंने इधर से छोड़ दिए, 1 2 3 4 5, 5 ही मैंने इधर से छोड़ दिए, तो बीच में मध्य पद कितना बच गया, A6। तो आपको A6 कितना दिया हुआ है, 30। उसने कहा है आपसे साफ साफ सवाल में कि जिसका मध्य पद 30 है, तो मध्य पद कितना है, A6, तो मध्य पद कितना दे रखा है, 30। सूत्र लगाएंगे 6 का, A प्लस 5D बराबर क्या होता है, A6 बराबर A प्लस 5D बराबर में 30, समीकरण नंबर 1। यहाँ तक हो गया। अब S11, तो S11, तो अब आपको S11 ज्ञात करना है। S11 बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान 11 है, 11/2, 2a प्लस n माइनस 1, n का मान कितना दिया हुआ है, 11, 11 माइनस 1 इंटू डी। तो 11/2, 2a प्लस 11 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा, 10, 10 का गुणा डी से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10D। तो आप ध्यान से देखिए कॉमन कितना आ रहा है आपके पास, 2, तो मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ कितना बच जाएगा, a और 2 पंजे 10, 5D, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच जाएगा, 11 इंटू a प्लस 5D। a प्लस 5D का मान कितना है आपके पास, 30। तो a प्लस 5D की जगह मैं कितना लिख दूंगा, 30, 11 तिये 33। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 330। तो 11 पदों का योग कितना आ गया निकल के, 330। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध करना है आपको साइन थीटा बराबर टेन थीटा बटे अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसका RHS ले लेता हूँ। तो RHS कितना है, टेन थीटा बटे अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए टेन की जगह हम क्या लिख सकते हैं,
साइन थीटा बटे कॉस थीटा अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, चूँकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम कितना लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। तो ऊपर है आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगी सेक थीटा। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे सेक बराबर क्या होता है, चूँकि सेक थीटा बराबर सेक किसका उल्टा होता है कॉस का। तो सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस, तो रख देंगे 1 बटे कॉस। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगी, एक का भाग साइन में देंगे तो कितना निकल के आएगा आपके पास साइन थीटा। तो हमें लेके क्या आना था साइन थीटा, तो यहाँ लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो देखिए साइन स्क्वायर 63 को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर 27। आप या तो इसको चेंज कर दीजिए या फिर इसको चेंज कर दीजिए, किसी भी एक को चेंज कर देंगे तो आपका आंसर आसानी से निकल आएगा। देखिए क्यों लिख सकते हैं 90 में से 27 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 63। तो मैं 63 को क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 27। इसी प्रकार से यहाँ पर या तो हम 17 को चेंज कर देंगे या फिर 73 को। तो कॉस स्क्वायर 17 को क्या लिख सकते हैं हम 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। इस प्रकार के सवालों में आपको आंसर जो है पूरक कोण वाले सवाल जो होते हैं, पूरक कोण जिनका योग कितना होता है 90, तो उनका आंसर आपको सवाल में छुपा हुआ होता है। ठीक है, बस आपको पहचानने की आवश्यकता है। बदलना आपको केवल एक को ही होता है। यदि आप दोनों को बदल दोगे तो वही संख्या वापस से आती रहेंगी। 73 यहाँ जाएगा, 17 यहाँ जाएगा, फिर 17 यहाँ जाएगा, 73 यहाँ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी एक को बदलना है। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, आप एक बार के लिए स्क्वायर भूल जाइए। तो देखिए साइन 90 माइनस ये मान लिया मैंने थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा कितना माना था 27। और चूंकि यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ क्या लगा देंगे स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 बटे, इसी प्रकार से यहाँ करेंगे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। 1 का भाग 1 में देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। तो 11वां क्वेश्चन खत्म हो गया। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए बच्चों करते हैं इसका अगला सवाल। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। तो मेरी एक बात सुनिए आप पहले, ये रचना वाले सवाल हैं। मैं इनकी रचना तो आपको कराऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं आपको रचना लिखाने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको केवल इसका डायग्राम बनवा देता हूँ, चित्र कैसे कैसे बनना है। तो उसने कहा एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC 7 सेमी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 12वां है BC 7 सेमी, B बिंदु पर 45 डिग्री का कोण और A बिंदु पर 105 डिग्री का कोण हो, तब एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजाओं संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो सबसे पहले हम BC एक रेखाखंड खींचेंगे जिसकी लंबाई दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से B पर आपको बनाना है 45 डिग्री का कोण। तो सबसे पहले आप प्रकाल को थोड़ा सा खोल के इस प्रकार से अर्धवृत्त घुमाएंगे, फिर उसी चाप से एक चाप यहाँ काटेंगे, फिर एक चाप यहाँ, फिर इन दोनों से आपको इस प्रकार से चाप काटने एक पर, और आपको एक डॉटेड वृत्त बनाना है, सॉरी डॉटेड कोण बनाना है 90 डिग्री का। 90 डिग्री का डॉटेड
कोण इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमें पक्का कोण किसका बनाना है, 45 का। तो 90 का आधा कितना होता है, 45। तो आप प्रकाल को थोड़ा सा खोलेंगे, एक चाप लगाएंगे यहाँ से इस बिंदु से सामने की ओर, और एक चाप लगाएंगे इस वाले बिंदु से इस पे सामने की ओर, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए आपको एक सीधी रेखा खींच देनी है। तो ये आपका एंगल बन जाएगा 45 डिग्री का। अब ए पर बनाना है 105। अब हमें क्या पता बिंदु ए कहाँ पर है, तो आप ध्यान दीजिए, पढ़ा होगा आपने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। ए का मान दे रखा है आपको 105, बी का मान दिया हुआ है 45, सी का हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना है। तो जोड़ेंगे 105 और 45 हो गया आपके पास 150 प्लस सी बराबर 180। 150 प्लस के उधर ले जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो 180 माइनस 150, तो कोण सी बराबर आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो हमें पता चल गया सी पर हमें कितने डिग्री का कोण बनाना है, 30 डिग्री का। तो चलिए फिर से आपको थोड़ा सा चाप खोल के बिना माप का इस प्रकार से एक अर्धवृत्त घुमाना है। प्रकाल की नोक यहाँ रख के एक चाप लगाएंगे। तो ये तो हो गया आपका कितने डिग्री का कोण, पहला चाप 60 डिग्री का। 60 का आधा कितना होता है, 30। तो हमें बनाना कितने का है, 30 का। तो एक चाप यहाँ रखेंगे, सामने चाप लगाएंगे, एक चाप यहाँ रखेंगे, सॉरी प्रकाल की नोक यहाँ रखेंगे, और एक चाप यहाँ से काटेंगे, और इसे मिलाते हुए इस प्रकार से आप रेखा खींच देंगे बिंदु सी। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री का कोण। और यहाँ पर जब ये दोनों रेखाएं काटेंगी तो ये हो गया आपका बिंदु ए। आप जब चांदे की सहायता से नापोगे तो ऑटोमेटिकली ये कोण आपका आएगा 105 डिग्री का। जिस बच्चे का ये कोण 105 डिग्री का नहीं आता है तो वो समझ ले उसका सवाल गलत है। एक आध 2 पॉइंट का फर्क चल जाता है, ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा ही फर्क है, 100 का आ रहा है या फिर 90 का आ रहा है या फिर 110 का आ रहा है, तो आपका सवाल कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए आगे करते हैं इसको। फिर हमें क्या करना है, बिंदु बी पर एक न्यून कोण की रचना करनी है अपनी मर्जी से, ठीक है। इस प्रकार से एक कोण बना देंगे, और आपको अब इसे देखना है अपने अनुपात को, कितना दे रखा है, 3/4। इस अनुपात में से आपको 2 बातें विशेषकर ध्यान रखनी है। एक तो बड़ा अंक देखना है कितना है, 4। तो जो बड़ा अंक होगा उतने ही हम चाप काटते हैं, 1 2 3 4। बड़ा अंक कितना है हमारे पास, 4, तो हम चाप कितने काटेंगे, 4। नाम देंगे B1 B2 B3 और B4। फिर उसके बाद हमें दूसरी जो मेन चीज देखनी है वो देखनी है बटे में कौन सा अंक है, केवल बटे में। 2 बातें याद रखनी है, एक तो सबसे बड़ा अंक, जितना बड़ा अंक होगा उतनी ही चाप काटेंगे। ऐसा नहीं है कि 3 है तो आप 3 काटोगे, सबसे बड़ा 4 है तो 4 चाप काटेंगे। उसके बाद बटे में देखेंगे कौन सी संख्या है, 4 है, तो हम चौथे वाले चाप को ही सी बिंदु से मिलाएंगे, लास्ट वाले बिंदु से। तो हमने इसे मिला दिया सी से। प्रकाल की नोक को थोड़ा सा खोलना है आपको, प्रकाल की नोक को यहाँ रखना है और इस प्रकार से आपको घुमाना है। इतना ही खुला रखेंगे, ठीक है, और ऊपर कितना है, 3, तो A3 पे आ जाएंगे। जितना आपने यहाँ खोला था त्रिज्या का चाप उतना ही यहाँ खुला रखेंगे और इस प्रकार से घुमाएंगे। फिर आपको क्या करना है, प्रकाल की नोक को यहाँ रखना है और यहाँ तक खोलना है आपको रूल को। खोलने के बाद आपको इसी प्रकार से यहाँ रख के जहाँ भी कटता है काट देंगे। इसे नाप के इस वाले चाप पर चाप काट देंगे और इस बिंदु से होते हुए एक रेखा इस प्रकार से खींच देंगे, नाम देंगे C'। अब जो काम आपने यहाँ किया था वही काम आपको यहाँ करना है। अब यहाँ तो पहले से ही कटा हुआ है, यदि नहीं कटता तो आप इसी प्रकार से थोड़ा सा खोल के घुमाते यहाँ पर, लेकिन यहाँ घूम रहा है तो आप इसे नाप लीजिए बस, या फिर आप इसे फिक्स नाप लीजिए और नापने के बाद यहाँ से आप घुमाइए, घुमाने के बाद इसे फिक्स नापिए और नापने के बाद इसे काट दीजिए यहाँ से और इसे यहाँ से मिलाते हुए एक रेखा इस प्रकार से खींच दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका A'। तो इस प्रकार से आपका एक त्रिभुज और हो जाएगा BC' A', जो त्रिभुज ABC का क्या है, संगत त्रिभुज है। इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का चित्र बनाते हैं। दे रखा है आधार 5 सेमी, ठीक है, आधार खींच लेते हैं 5 सेमी। नाम कोई नहीं दिया हुआ है तो हम ही दे देते हैं अपनी मर्जी से नाम,
ए भी दे दिया मैंने, कितना है 5 सेमी। फिर वो कह रहा है ऊंचाई 4 सेमी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। कैसे त्रिभुज की? समद्विबाहु की। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो समान भुजाएं होती हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? ए बी का लंब समद्विभाजन करेंगे। लंब समद्विभाजन कैसे करते हैं? प्रकाल की नोक को आप यहाँ रखिए और इस रेखाखंड का आधे से ज्यादा खोल लीजिए, लगभग यहाँ तक। खोलने के बाद यहीं रखकर प्रकाल की नोक को एक चाप यहाँ लगाएंगे यहाँ से, और एक चाप लगाएंगे नीचे की ओर। उतना ही खुला रख के बिंदु बी पर रखेंगे प्रकाल की नोक, एक चाप यहाँ काटेंगे और एक चाप यहाँ काट देंगे, और इन दोनों को हम डॉट 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 मिला देंगे पैमाने की सहायता से, इस प्रकार से। ठीक है, या फिर आप इसे गहरा मिला लीजिए, समझने में आसानी होगी आपको। ठीक, अब वो कह रहा है ऊंचाई कितनी है इस त्रिभुज की? 4 सेंटीमीटर। तो आपको पैमाने की सहायता से 4 सेंटीमीटर का चाप भरना है। ये यहाँ बिंदु एम पर काट रहा है। चाप भरने के बाद प्रकाल की नोक को यहाँ रखेंगे बिंदु एम पर, और जहाँ पे भी कटता है उसे काट देंगे 4 सेमी, 4 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी आएगी? 4, और यहाँ नाम दे देंगे सी। हो सकता है आपका ये ऊपर काटे, आपको मेरे सवाल को नहीं देखना है, क्योंकि मेरे पास ना तो प्रकाल है ना पैमाना है। ठीक है ना, मैं तो केवल अंदाजे से आपको लगा कर बता रहा हूँ। तो सी बिंदु आ गया, तो आपको क्या करना है? ए बिंदु को सी बिंदु से मिला देना है, और सी बिंदु को बी बिंदु से मिला देना। तो जब आप ए सी को और बी सी को नापोगे तो ये दोनों भुजाएं बराबर माप की आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि उसने कहा है कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है और आपको उसकी रचना करनी है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों भुजाएं कैसी होंगी? आपकी बराबर माप की आएंगी। अब वो कह रहा है एक अन्य त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। कितनी गुनी हो भाई? 2/3। कोई बात नहीं है, बना देते हैं। अब ये यहाँ तक तो काम हो गया हमारा, इसे मैं मिटा देता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, तो मैंने इसे मिटा दिया। 5 सेंटीमीटर ये बिंदु एम था, तो यहाँ हम न्यून कोण बना लेते हैं। 12वें सवाल में जो कार्य किया था वही काम करेंगे। तो देखिए न्यून कोण बना लिया। बड़ा अंक देखेंगे कितना है? 3, तो 3 चाप लगाएंगे, 1 2 3, नाम देंगे A1 A2 A3। बटे में देखते हैं कितना अंक है? 3, तो तीसरे को मिलाएंगे बिंदु बी से। यदि आपका 2 नीचे होता तो हम पहले किसको मिलाते? 2 को मिलाते, 3 को नहीं मिलाते, ये आपको याद रखना है। फिर वही काम करेंगे, थोड़ा सा प्रकाल को खोलेंगे, इस प्रकार से चाप लगाएंगे। ऊपर 2 है तो A2 चाप पर इतना ही पैमाना खोल के रखेंगे, त्रिज्या घुमाएंगे, इसको नापेंगे, नापने के बाद यहाँ काट देंगे, और इस प्रकार से जहाँ पर मिलेगा मिला देंगे, और उसको नाम दे देंगे हम V डैश। फिर प्रकाल की नोक को यहाँ रखेंगे, अपनी मर्जी से चाप खोलेंगे, इस प्रकार से घुमाएंगे, उतना ही खुला रखेंगे, यहाँ बिंदु पर रखेंगे B डैश पर, और इस प्रकार से चाप घुमाएंगे, इसको नापेंगे, नापने के बाद यहाँ रख के प्रकाल की नोक को जहाँ कटेगा वहाँ काट के इस बिंदु B डैश को मिलाते हुए इस प्रकार से एक रेखा खींच देंगे, और उसे नाम दे देंगे C डैश। तो ये जो त्रिभुज बनेगा आपका A B डैश C डैश, वो इस त्रिभुज के समद्विबाहु के A B C डैश के क्या होगा? संगत होगा। तो आप याद रखना, ये इसकी भुजा जो है बड़े वाले त्रिभुज की और ये भुजा ये बराबर होंगी, और इस छोटे वाले त्रिभुज की ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में कैसे होंगी? बराबर, क्योंकि कैसा त्रिभुज है? दूसरा भी आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए आज की वीडियो में हम इतने ही सवाल करेंगे, बाकी के सवाल हल करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।